हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हम आजकल आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आव्यूहों का योग, अंतर और गुणनफल के बारे में बताया, जो आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। जैसे योग, अंतर और गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें आव्यूहों के प्रश्नों को हल करने में ज़रूरत पड़ती है। होती हैं सभी सामान्य चीज़ें, मगर हमें जानना बहुत आवश्यक है, जिसके आधार पर फिर हम हर चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया है वर्ग आव्यूह। पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत आपको वर्ग आव्यूह के बारे में बताया होगा। फिर वर्ग आव्यूह हमने बताया था कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों होते हैं। अगर पंक्तियां स्तंभ दोनों बराबर हो जाएं तो वो वर्ग आव्यूह होगा। जैसे आपका हम ले रहे हैं एक्स वाई ए बी, इसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं, मीन्स ये वर्ग आव्यूह हुआ 2 × 2 का। इसी तरह से हम ले सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे अगर ले लें, ये 3 × 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है। इसी प्रकार 4 × 4 क्रम का वर्ग आव्यूह भी हो सकता है। कहने का मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, अगर रो और कॉलम बराबर होंगे तो उनके तत्वों की संख्या भी बराबर होगी। वर्ग आव्यूह की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ग आव्यूह के ही आधार पर हम आगे इकाई तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह के बारे में जानकारी करते हैं। अब जैसे कि हमने वर्ग आव्यूह में एक बार और बता देते हैं कि एक्स वाई और ए बी जैसे हमारा है, ये 2 × 2 क्रम का आव्यूह है। इसे हम केवल 2 क्रम का आव्यूह भी कह देते हैं। ये 3 × 3 क्रम का आव्यूह है, इसे हम 3 क्रम का आव्यूह भी कह देते हैं। एकदम सामान्य सी बात रही। वर्ग आव्यूह वो आव्यूह जिसमें कि पंक्तियों और स्तंभों मीन्स रोज एंड कॉलम्स की संख्या बराबर हो, और जिससे फिर आपके एलिमेंट्स भी निश्चित बराबर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं वर्ग आव्यूह के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है शून्य या रिक्त आव्यूह। कहीं कहीं शून्य आव्यूह सिद्ध करवा देते हैं, रिक्त आव्यूह बताते हैं क्या होता है। तो अगर सभी एलिमेंट, कोई भी, इसमें जरूरी नहीं कि वर्ग आव्यूह हो, किसी प्रकार का आव्यूह हो सकता है, परंतु उसके सभी तत्व जो है आपके क्या हों, शून्य हों। जैसे यहाँ पर भी हमने 3 × 3 का लिया था, तो हम 0 0 0 0 0 0, अगर हम इस तरह ले लें, ये हमारा हो गया 3 × 2 क्रम का वर्ग आव्यूह। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह 3 × 2 का आव्यूह ये वर्ग आव्यूह है, ये आपका आव्यूह सामान्यता कहते हैं, क्योंकि वर्ग आव्यूह नहीं है। अगर इसके नामकरण करने की बात करें तो चूंकि इसमें रोज आपकी अधिक हैं, स्तंभ कम हैं, इसलिए इसे पंक्ति आव्यूह भी कह सकते हैं। तो जब किसी आव्यूह में सभी पद मीन्स सभी तत्व, उसके जितने भी एलिमेंट उसमें हैं रोज और कॉलम में, वो अगर सभी 0 हो जाएं तो आपके क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा शून्य आव्यूह। क्या हो जाएगा, शून्य आव्यूह। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। शून्य आव्यूह के बाद आगे बढ़ते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। इस पर देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी आव्यूह के लिए है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप प्रश्नों में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह को जनरली हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। ध्यान देने योग्य बात यह है, हमने वर्ग आव्यूह इसीलिए लिया है कि ये जो इकाई या तत्समक आव्यूह या विकर्ण आव्यूह या अदिश आव्यूह, ये तीनों ही आपके जो वर्ग आव्यूह में ही हो सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, मुख्य विकर्ण पर। मुख्य विकर्ण हमारा क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने आव्यूह लिया, तो ये जो 1 5 9 ये हमारा मुख्य विकर्ण हुआ। तो जितनी भी ये डिफिनीशन से विकर्ण आव्यूह की आए, चाहे इकाई या तत्समक आव्यूह की आए, चाहे अदिश आव्यूह की आए, ये केवल किस में होते हैं, वर्ग आव्यूह में होते हैं। पहली बात हमको सीखनी है। बाकी इनमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह में। इकाई या तत्समक आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर
इस मुख्य विकर्ण को छोड़ दें तो बाकी सब एलिमेंट देखिए हम यहीं पे कंप्लीट करा दे रहे हैं आपको। जितने भी एलिमेंट होंगे सब आपके जीरो होंगे। एक ये हो जाएगा 0 0, ये आपका 0 1 0, ये हो जाएगा आपका 0 0 1। तो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण हमने आपको बताया इसीलिए बाएं से शुरू होकर जो दाएं में खत्म होता है। 2 विकर्ण है इसके, एक ये विकर्ण, मगर मुख्य विकर्ण हमारा जो बाएं से दाएं की ओर जाता है। वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण होगा, इसीलिए ये जितनी भी डिविजन है आपके मुख्य विकर्ण के आधार पर होती हैं, इसीलिए कि केवल वर्ग आव्यूह में होती हैं। इसीलिए कहते हैं वो वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों परंतु एक हों, समान हों परंतु एक हों, और बाकी सभी तत्व जीरो हों, तो उसे हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं, जिसे I से डिनोट करते हैं। जैसे ये 3 × 3 का है तो इसको हम लिख देते हैं I3। यही हमारा 0A B 0A कह रहे हैं, 1 0 0 1, ये अगर लें, ये मुख्य विकर्ण हमारा इसका हुआ 2 × 2 को, तो इसको हम लिख सकते हैं I2। सामान्यतः प्रश्नों में I का प्रयोग किया जाता है। हम प्रश्न के आधार पर जान जाते हैं, जैसा प्रश्न में आव्यूह दिया है उसी क्रम के आव्यूह को I में हम इकाई तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह में समझ लेते हैं। वरना जनरली 2 × 2 का I2 होता है, 3 × 3 का I3 बोलते हैं, 4 × 4 वाले को I4 बोलेंगे। बात क्लियर होगी कि आप समझे कि वो वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर और एक हों, सभी अवयव क्या हों, एक हों, और बाकी अवयव क्या हों, आपके शून्य हों, तो उसे हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब बराबर हों परंतु एक हों तो इकाई या तत्समक आव्यूह हुआ। अगर बराबर के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाए, 2 3 4 5 6, मान लें चलो हमने 2 ले लिया है, या हम A और A ले लें, तो ये फिर I नहीं होगा, ये फिर हमारा हो जाएगा अदिश आव्यूह। क्या हो जाएगा ये? तो क्या डिफरेंस हुआ इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह में? इकाई आव्यूह के सभी अवयव मुख्य विकर्ण को छोड़कर शून्य होते हैं, परंतु मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। और अगर एक के अलावा कोई 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हो जाए तो उसका नामकरण नाम बदल जाता है, वो कहलाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। एक अगर है सिर्फ तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक के अलावा अगर बराबर में मुख्य विकर्ण में है, बाकी सब जीरो की बात हो रही, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे, तो आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये बराबर न हो, जैसे ये है ये बी हो जाए, ये आपका एक्स वाई जेड हो जाए, या अंतर कोई 1 2 3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई बराबर में एक हो सकता है, बाकी सब जीरो, बराबर में एक के अलावा कोई संख्या हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, सब अलग अलग हो जाएं, उस स्थिति को बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो तीनों आप समझ गए। वो वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों, परंतु मुख्य विकर्ण अगर आपके भिन्न भिन्न संख्याएं हों तो विकर्ण आव्यूह, समान संख्या हो परंतु एक हो, समान संख्या हो परंतु यूनिट हो, एक हो, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और अगर समान संख्या हो परंतु एक के अलावा अन्य संख्या हो तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह से आप सीख गए कहाँ तक? अदिश आव्यूह तक। आपका काम अदिश आव्यूह तक आपका कंप्लीट हो गया कि आपको जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका, और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इतने प्रकार के मैट्रिक्स आप सीख चुके हैं। अब आगे आपको ट्रांसपोज पूछा जाता है। अंतिम जो चीज़ हमने ली वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया है, और साथ में एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमारा है A बराबर x y z A B C 1 2 3, इसको हमको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है कि वो आव्यूह जो आव्यूह के परिवर्त करके, मीन्स रो को कॉलम बना के और कॉलम को रो बना करके प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए
और स्तंभ को पंक्ति में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे एक ही बदलोगे अपने आप स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। पर डिफिनेशन में लिखते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर प्राप्त होता है, पर एक को बदलने पर ही हो जाता है। इसको हम ए टी से या ए डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश अधिक प्रयोग में आता है। तो जैसे इसको लिखेंगे तो पंक्ति हमको बदल दिया रो में, ये हमारा देखिए पंक्ति को हमने रो में पंक्ति को हमने स्तंभ में बदला तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल गया। स्तंभ XA1 था तो XA1 पंक्ति में हो गया। दोनों को बदलने की जरूरत नहीं है, पर लिखते क्या है कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो प्राप्त होता है, मगर हमने जहां पंक्ति को स्तंभ में बदला अपने आप स्तंभ पंक्ति में बदल गए। तो क्या करना है आपको, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना है, रो को कॉलम में लिख देना। ये बात पिछले वीडियो हमने क्लियर किया था कि बाएं से दाएं रो होती है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ए डैश से डिनोट करेंगे, बी होगा तो बी डैश से डिनोट करेंगे, सी होगा तो सी डैश से डिनोट करेंगे। अब हमने एक प्रश्न ले लिया है आपको ट्रांसपोज के लिए, बहुत ही बढ़िया, जिससे आपको क्लियर हो जाए। और गुणा भी पिछली बार हमने पिछले वीडियो में समझाया है, तो गुणा के बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न हमारा दिया है ए बराबर 2 3, पहली रो है 2 3 0 1, और बी बराबर हमारा दिया है 3 4 2 1, 3 4 2 1। हमको बताना है ए बी डैश और ए बी डैश ए डैश। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी गुणनफल के अनुरूप है, हमने बताया अगर वर्ग आव्यूह समान हैं तब तो गुणनफल संभव निश्चित होगा ही होगा। वैसे भी गुणनफल देखने के लिए निश्चित होता है कि पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्तियों के बराबर हो, तो वो आपका जो है गुणनफल के अनुरूप होता है। पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति, 2 स्तंभ हैं 2 पंक्तियां हैं उसमें, बराबर हो, पर गुणा करने में पंक्ति पहले लेते हैं, स्तंभ नहीं लेते हैं। पंक्ति 2 3 से गुणा करेंगे पहले कॉलम स्तंभ को, 2 3 से 3 2 को करेंगे तो 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 2, फिर इससे करेंगे 2 गुणित 4 प्लस 3 गुणित 1, फिर 0 1 से करेंगे तो 0 गुणित 3 प्लस 1 गुणित 2, 0 गुणित 4 प्लस 1 गुणित 1। इस तरह से ए बी हमारा आ जाएगा क्या, 6 6 12, 8 3 11, ये 2 और ये 1। हमको चाहिए ए बी डैश मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ए बी, पूरे ए बी का परिवर्तन करना है। तो सीधे सीधे हम रो को कॉलम में बदल देंगे, 12 11 2 और 1। ये हो गया आपका क्लियर। अब बात पूछ रहा है ए डैश और बी डैश की। ए डैश बी डैश पहले निकालेंगे, तो ए डैश हमारा क्या बनेगा, 2 3 0 1 को पहले हम बदल लेते हैं, 2 3 0 1, और बी डैश हमारा हो जाएगा 3 4 2 1। ये आपको क्लियर हो गया। ट्रांसपोज करने के लिए डैश बोलते हैं, जिसमें रो को हम कॉलम में बदल देते हैं तो कॉलम रो में अपने आप बदल जाती हैं। इससे अगर हम गुणा करें, बी डैश ए डैश निकालना है, चलो बी डैश ए डैश, तो पहले 3 2 से हम 2 3 को गुणा करेंगे तो आपको 3 2 6 2 3 6 12 आ जाएगा। फिर 3 2 से हम 0 1 को करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और फिर 4 1 से हम 2 3 को 4 2 8 3 11 आ जाएगा, और फिर 2 1 से 0 1 को करेंगे हम, 4 1 से 0 1 को तो हमारा 1 आ। इस तरह से हमारा क्लियर हो गया कि बी डैश ए डैश का मान 12 2 निकला, 11 1 निकला। इसी तरह से ए बी डैश भी हमारा पहले 12 2 11 1 निकला था। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, यही हमको सिद्ध करना है। अतः सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख देंगे हम कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश बराबर 12 2 11 1 सिद्ध हो गया। इसमें हमने गुणा के बारे में बात की, वो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि गुणनफल तभी संभव है जब पहले की स्तंभ दूसरे के रो के बराबर हों। यहाँ पर हमने आपको वर्ग आव्यूह बताया, बहुत आसान है, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ आपके बराबर हों, सभी आव्यूह के सभी अवयव 0 हों, शून्य आव्यूह होता है। उसके बाद जो तीनों मिलती जुलती चीज़ें हैं वो आपके इकाई आव्यूह, सदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। यह है कि इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण में केवल 1 1 होता है, और सदिश आव्यूह में विकर्ण में बराबर संख्या हो, कुछ भी हो सकती है, और सदिश आव्यूह में आपके बराबर संख्या हो, बस मुख्य विकर्ण में कुछ भी संख्या हो सकती है, और विकर्ण आव्यूह में कोई भी संख्या हो, वो बराबर हो चाहे ना हो, सभी विकर्ण आव्यूह होते हैं अगर मुख्य विकर्ण में केवल अवयव हैं, बाकी सब शून्य हैं।
इस तरह से हमने आपको ये क्लियर किया, जो बहुत आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप विधिवत ध्यान से पढ़िए और देखिए, पिछली वीडियो को भी देखिए। अगले वीडियो में हम आपको एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स सखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और ए इनवर्स प्रतिलोम आव्यूह दोनों के बारे में समझाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।